नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बहुत लंबे समय के साथ हमारे साथ गिरधर मामरीज सर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मंजर जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर चाइना के एक्सपर्ट हैं। वैसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सर का प्लेइंग फील्ड है, आई विल से। बट चाइना के ऊपर विशेष नजर रखते हैं। और हम बार बार देखते हैं कि चाहे पहलगाम अटैक हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर कुछ म्यांमार में हो, आप श्रीलंका में देख लीजिए, जगह जगह भारत के पड़ोस में चाइना के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। और चाइना बार बार किसी ना किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एवर सिंस 1962, जब इनकी दोस्ती थी नेहरू जी से, तब से लेकर के ये भारत के पीछे पड़े हैं। और येन केन प्रकार भारत को विजय करना, मतलब चाइना विश्व विजय का सपना देखता है, ये सबको मालूम है। पर भारत को हार्म पहुंचाना, भारत को जीतना हमेशा इनकी टॉप प्रायोरिटी रही है। तो अभी पहलगांव अटैक में भी चाइनीज डिवाइसेस पाए गए थे उन आतंकवादियों के पास, जो बाय द वे पाक आर्मी के रेगुलर्स थे। उनकी आर्म पकड़ने की तरीके से और लिमिटेड गोली चलाने के तरीके से ये पता लगता है। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, वाई चाइना, एंड ठीक है वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, लेकिन इस समय जो उनकी हालत है उसमें उनको बेनिफिट क्या होगा भारत को इस तरह नुकसान पहुंचा के? जी सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद चाइना के ऊपर इतना दबाव डाल दिया, चाहे वो टैरिफ्स हो या नेगेटिव लिस्ट हो, चाहे चिप्स के बारे में एनवीडिया और बाकी अमेरिकन कंपनीज के ऊपर दबाव हो, इनको टेक्नोलॉजी डिनायल की इश्यूज हो, या इनकी जो स्टूडेंट्स वीजा और इनके जो रिसर्चर्स अमेरिका के लैब्स में काम करते थे और यहाँ से पूरा टेक्नोलॉजी चोरी करके चाइना पहुंचा देते थे, उनके ऊपर लगाम कसना, जितने भी स्टेप्स डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, तो उससे चाइना एक तरह से घबराए हुए थे और उनकी सिचुएशन दिन ब दिन खराब होते जा रहा था। अब चाइना का मोनोपोली तो लिटरली है अमेरिकन मार्केट में। कोई $700 बिलियन दोनों का, $700-800 बिलियन दोनों के बीच में ट्रेड है। भारत का कहाँ है? 120-130 बिलियन ही है हमारी। तो हम हमसे 6-7 गुना ज्यादा है दोनों के बीच में ट्रेड। तो मगर धीरे धीरे से वहां से जो भी सप्लाई चेन है वो भारत शिफ्ट होना शुरू हो गया। जैसे हमारी एप्पल तो शिफ्ट हो गया लिटरली। नया जो भी मॉडल्स बन रहा है वो भारत में बन रहा है। और एप्पल ने ऑलरेडी स्टेटमेंट भी दे चुका है, चाइना में उतना ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे जितना चाइनीज मार्केट के लिए चाहिए। बाकी इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम भारत और 2-3 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम उसका सप्लाई करेंगे। तो भारत तो इमीडिएट बेनिफिशियरी दिख रहा है हमको। पहला क्या किया था, फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन चाइना से जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बाहर चली गई, वो वियतनाम गया। मतलब चाइना ही अपना ही कंपनीज वियतनाम में लगा के, मेड इन वियतनाम की छापा लगा के फिर वो आगे करता था। तो अब ऐसा नहीं है। भारत में जो बनेगा वो हमने बहुत रेस्ट्रिक्शन रखे हैं। यहाँ तक उनका ओनरशिप में भी हम मतलब ये मांग रहे हैं कि आप 50% से ज्यादा भारतीय का ओनरशिप रहेगा, आप कम रखो। इसलिए बहुत से कंपनीज अब भारत की टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार बैठे हैं, चाइनीज कंपनीज, क्योंकि अमेरिकन टैरिफ वॉर से बचने के लिए। तो ये सिचुएशन फर्स्ट राउंड था। जापान जैसे देश जो है वो डायरेक्टली चाइना का जो ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट उनके पास दिखा था। तो जापान ने ही क्वाड का कल्पना किया है, शिंजो अबे ने कल्पना किया था। अब जो क्वाड हम देख रहे हैं वो उनका ही सोच था। तो उसमें भारत है, जापान है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है यूएस। और यूएसए। तो ये मतलब ये चाइना को चाइना से एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का एक रेजिम बनाने के लिए ही खड़ा है क्वाड। चाइना से जंग या युद्ध लड़ने के लिए नहीं खड़ा है। उनके इकोनॉमी और उनके सप्लाई चेन, उनके मोनोपोली को खत्म करके ऑल्टरनेटिव खड़ा करने के लिए किया है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ, चाइना प्लस करके एक पॉलिसी निकल के आया। मतलब चाइना में भी करेंगे, फिर एक ऑल्टरनेट भी रखेंगे, वो भारत में रखेंगे। ये दूसरा चला। अब तीसरा क्या हो गया, अभी चाइना के ऊपर पाबंदियां लगना शुरू हो गया, टैरिफ जो भी हुआ। नाउ
पूरे सप्लाई हम चाइना से निकाल के कहीं और लेके जाएंगे, जहां से मिल सकता है वहां से जाएंगे। तो पूरे दुनिया में इतना कैपेसिटी अब्सॉर्ब करने का शक्ति भारत में ही है, किसी के पास नहीं है। मगर भारत में भी वीकनेसेस हैं। चाइना की जितना हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ स्किल सेट्स नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना की जैसा इतना बढ़िया नहीं है। हाँ, मोदी जी आने के बाद 10 साल में बहुत कुछ बदला है, मगर वो चाइना की तुलना में तो हम और भी बहुत पीछे हैं अभी। चाहे आपका सड़क के जो भी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हो, नेशनल हाईवे तो बन गया, मगर उनमें आप इतने हेवी ट्रक्स लेके जाएंगे तो उसका हालत क्या होगा हमें पता है। तो कल ही प्रधानमंत्री ने विलिंजियम प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। हमारे पास ट्रांसिट हब भी नहीं था, हम कोलंबो को इस्तेमाल कर रहे थे या सिंगापुर को इस्तेमाल करना पड़ रहा था हमें, फिर वहां से छोटे छोटे शिप्स में कंटेनर्स को शिफ्ट करके फिर वहां से लाना पड़ रहा था। तो डीप सी पोर्ट हमारे पास, ट्रांसिट पोर्ट तो कुछ नहीं था भारत के पास। तो बहुत से हमारी खुद की दिक्कतें थे, तो इसीलिए चाइना का मोनोपोली था। तो उसको तोड़ने के लिए भारत बहुत कुछ कोशिश कर रहा है। पिछले स्पेशली गलवान घटना होने के बाद पिछले 4-5 साल में हमने बहुत कुछ तरक्की किया है। फिर भी चाइना हमसे 5-6 गुना आगे है, ये भी हमें मानना है। बट ऑल्टरनेटिव तो बन रहा था, इसीलिए उनको डर है चाइना को। उनके जो मोनोपोली है, उनके जो कंट्रोल है अमेरिकन सिस्टम और यूरोपियन सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल है, वो अपने हाथ से नहीं जाना है, वो अपने हाथ से निकल ना जाए, इसके चलते हुए भारत को रोकना है। भारत के ऊपर कुछ ना कुछ करके भारत को अपनी नेबरहुड में उसको बांध के रखना है। इसीलिए जो हुआ है, मतलब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में जो हुआ है, या मालदीव्स में जो हुआ है, नेपाल में जो हो रहा है, या आप देखिए श्रीलंका में जो हो रहा है, ये सब इनके सब के पीछे चाइना का हाथ है। पाकिस्तान तो एक देश कब की बंद हो गया, वो देश है नहीं, वो एक चाइनीज कॉलोनी है और कुछ नहीं है। चाइना जो बोलेगा ये बंदर की जैसा नाचते रहेंगे। तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास फॉरेक्स रिजर्व $1-1 बिलियन के लिए ये मतलब एक बंदर की नाच नाच के $1-1 बिलियन इकट्ठा कर रहे हैं लोग। भारत के पास तो $680 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स भंडार पड़ा है। तो पाकिस्तान की हालत तो बदतर से बदतर होती जा रही है। और बलूचियों ने उनके साथ क्या कर रहे हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, फिर सिंध में भी वो 6 कैनाल्स के चलते हुए उधर क्या जंग शुरू हो रहा है उधर। तो ये सब चीज के चलते हुए पाकिस्तान भारत के साथ पंगा लेने का कोई भी हालत में, कुछ भी हालत में नहीं है उसका, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है वो। ये सिचुएशन है पाकिस्तान का। उनके पास है $15 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व, उसमें से भी कोई $10 बिलियन जो है वो क्या कहते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट जैसा है, यूएई और सऊदी ने दिया है। मतलब $5-6 बिलियन से ही खेल सकता है। $5-6 बिलियन, एक जंग आती है, युद्ध आता है, तो एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। अगले हफ्ते वो क्या करेगा, कहां से आएगा उसका पैसे। इनका इनफैक्ट गधे अकीम बेचेगा, मुनीर का, लड़कियां बेचेगा। हाँ जी, सर गधा बेचेगा और लड़कियां बेचेगा और क्या करेगा। हाँ, गधों का जो मीट है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग ग्वादर में लगा दिया है ये लोग ऑलरेडी। और गधा तो बेच रहा है, मगर इवन गधे का जो मीट फैक्ट्री है वो ग्वादर में लगा दिया है ये लोग ने, और लड़कियों को बेचेंगे ये लोग। और तीसरा ऑर्गन, बलूचियों को सबको उठा उठा के उनके ऑर्गन्स बेचेंगे चाइनीज को। तो ये तो है। अ, बचा क्या, उसके पास कुछ बचा नहीं है। इनके जितने भी एसेट्स है ऑलरेडी गिरवी रख दिया है। गिरवी क्या, ऑलरेडी उनको ट्रांसफर भी कर दिया। इनके हाईवेज इनके नहीं रही है, इनके एयरपोर्ट्स इनका नहीं है, इनके रेलवे बहुत से रूट्स उनको चाइना को या किसी और को बेच दिया। इनके पास है क्या, कुछ भी बचा नहीं है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान भी गिरवी रखने का या उनको चाइना को ट्रांसफर करने का सोच रहा है वो। ये सिचुएशन है पाकिस्तान का। तो इस सिचुएशन में भारत के साथ पंगा कैसे लेंगे। असीम मुनीर से पहले जो आर्मी चीफ था कमर जावेद बाजवा, उनका तो फेमस स्टेटमेंट था, हमारे पास तो जीप चलाने के लिए हमारे पास तेल नहीं है, भारत के साथ हम क्या लड़ेंगे। फिर भी इतना पंगा क्यों लिया है, मतलब इनके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है, कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है, वो चाइना दे रहा है। अब देखिए PL-15 BVRM, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स इनको दिया है।
BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होता है, BV राम। तो ये PF-15 जो है, ये जो हमारी पास जो मौजूद थे पहले, जो रशियन BVR थे हमारे पास, उसके तुलने में वो बहुत मतलब और आगे जाके मारने का शक्ति रखता है उसमें। PF-15 लगभग 150 to 200 किलोमीटर तक मार सकता है। हमारे पास तो 80 से 100 किलोमीटर मारने तक ही था हमारे पास। बालाकोट के बाद हमारी सुखोइस उनके F-16 को टारगेट करने का कोशिश किया है, मगर हमारे पास BVR जो है उनको एंगेज नहीं कर पाए। हाँ, उनके BVR को हमने डॉज कर लिया, बच गया, हमारी सुखोइस ने वहां से निकल के पीछे वो वापस आ गया, मगर उनको हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास श्योर शूट एंड फायर कोई ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। वो सब चाइना उनको दे रहा है, इसलिए एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान के पास है। F-16 है, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद भी $350 मिलियन उसका देखभाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी दिया है पैसे को, $400 मिलियन प्लस बाइडेन ने दिया था। तो उनके पास एयर सुपीरियरिटी है। तो ये सिचुएशन, ये असिमेट्री जो था, जो पहले से भारत के पक्ष में था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइना उसके पास बहुत हथियार पहुंचा है। और टर्की भी कुछ ड्रोन जोन दिया है, बैरक्टर ये वो कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रोन दिया है। टर्की एक ड्रोन पावर हाउस है। ये दोनों कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के बलबूते पे ये जो किया पहलगाम में वो किया, क्योंकि चाइना ये जो टैरिफ वॉर में से अमेरिका को एक दूसरा ऑप्शन निकालना चाहता था। भारत एक ऑप्शन था, इसीलिए यहाँ एंगेजमेंट ज्यादा कुछ हो रहा था। अब देखिए, तुलसी गाबार्ड आई थी, फिर JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट आए थे, और भी लोग आ रहे हैं, फिर पीट हेग्सेथ आने वाला था, उनके डिफेंस सेक्रेटरी, फिर मार्को रूबियो। मतलब एंगेजमेंट भारत के साथ बहुत सीरियस लेवल पे हर स्तर पे हो रहा था, और भारत ने उनके साथ ट्रेड डील भी साइन करने जा रहा था। जब ट्रेड डील साइन करेंगे, दोनों मिलकर चाइना को दूर रखने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना का लगभग 90% बहुत से मिनरल्स के ऊपर उनके कंट्रोल है, जो अमेरिका को चाहिए। तो इमीडिएट मतलब चाइना ने अमेरिका के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, तो अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। भारत में बहुत से ऐसे हैं, वी आर फोर्थ लार्जेस्ट इन रेयर अर्थ मिनरल्स, हमारे पास बहुत है। रिसेंटली हम वैष्णव देवी रियासी के पास बहुत से लिथियम डिपॉजिट्स भी हमें मिले हैं, तो उसको भी एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर आंध्र प्रदेश कर्नूल कड़पा एरिया में और बहुत से रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स होने का कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। तो भारत इनके लिए क्रूशियल हो जाएगा। दूसरा, जहां जहां चाइनीज की कंट्रोल है, जैसे मान लीजिए लैटिन अमेरिका हो या अफ्रीका हो, वहां भारत की कंपनीज जाके चाइनीज कंपनीज को रिप्लेस करना है, ये एक सोच था। अब देखिए, हाइफा प्रोजेक्ट चाइनीज के पास था, उसको निकाल के अदानी जाके बैठ गया उधर। सिमिलरली चिली का प्रेसिडेंट, चिली कहाँ है किसको पता है, इतना दूर है चिली से, हमें क्या लेना देना ना। वहाँ भारत की कोई हमारी पॉपुलेशन वहाँ कुछ नहीं है, होंगे कोई 1000-2000 होंगे, बट वहाँ हमारी NRI का भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना छोड़, मतलब एक थिन देश है वो पूरे लैटिन अमेरिका में। उनका लंबाई देखेंगे तो बहुत है, और चौड़ाई देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, कोई 50-100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है वो देश पूरे। तो चिली का प्रेसिडेंट भारत आया था, 4-5 दिन यहाँ घूम के चला गया। क्यों आया भाई? धीरे धीरे से चाइना को रिप्लेस करने के लिए भारत कोशिश कर रही है। तो अमेरिका जब उनके शक्ति घट रही है और उनका फोकस चाइना है और बाकी थिएटर्स में भारत को खेलने के लिए कह रहा है। मोदी जी और जब ट्रंप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोई पूछे थे बांग्लादेश के बारे में, तो ट्रंप का क्या जवाब था, मोदी जी देख लेंगे। मतलब इस पूरे हिस्से में IOR, इंडियन ओशन रीजन में भारत यहाँ के ठेकेदार रहेगा, यह अमेरिका ने डिसाइड किया है। वो यहाँ दखल नहीं करेंगे, जिसके साथ क्या करना है वो हम करेंगे। इसलिए इवन पाकिस्तान के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप का यही था, वो सॉर्ट आउट करेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिचुएशन है। तो इसीलिए चाइना को भारत एक थ्रेट बन गया।
क्योंकि अमेरिका के साथ उनका जो जंग है, लड़ाई है, उसमें भारत को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। इसलिए भारत को नुकसान पहुंचाएंगे तो अमेरिका के पास ऑप्शंस बचेंगे नहीं, बहुत कम रहेंगे। तो फिर दोबारा चाइना के साथ बात करना है, चाइना के साथ चाइनीज टर्म्स के ऊपर उनको समझौता करने का मजबूर करना है, ये चाइना का सोच है। इसीलिए ये पहलगाम में जो हुआ है, ये आउट ऑफ ब्लू, क्योंकि 2021 से लेके आज तक हमारी सीज फायर है, इक्का दुक्का शुरू हो गया था। जम्मू में ऑलरेडी रियासी में वहां शिवखोरी से जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ है। जम्मू रीजन में 4-5 घटना हुई है पिछले 1 साल में, बट इतने बड़े पैमाने पे प्लान करना, टारगेट करना, रेकी करना, फिर ये लोग आज तक ये लोग पकड़े नहीं गए, तो इतना कितना प्रोफेशनलिज्म से हो रहा होगा। और कम्युनिकेशंस हम हैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये चाइनीज ने दिया हुआ है और चाइनीज प्रोटोकॉल से वो चल रहा है, इसलिए उसको हैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। तो ये सब चीज जो है, इसमें पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, मगर चाइना का हाथ जरूर है इसके पीछे। इसीलिए उनका स्टेटमेंट भी देखिए, पाकिस्तान के समर्थन में ही वो खड़ा है। तो ये सिचुएशन है। तो अब अमेरिका की भी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो चाइना के साथ पंगा एक स्तर के ऊपर जाएंगे तो अपना उन्हीं के कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट है, अरबों करोड़ों रुपया जो डॉलर्स जो चाइना में इन्वेस्टेड है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड है उधर, वहां से निकल नहीं पाएंगे। चाइना ने अब एप्पल के ऊपर बहुत से पाबंदियां लगाए हैं, वो भारत में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उनके इक्विपमेंट वहां से वो शिफ्ट करना चाह रहे थे, उनके ऊपर बहुत से सख्त रूल्स लगा दिया। तो ये सिचुएशन है। तो इसीलिए उन दोनों के जंग में भारत मतलब एक विक्टिम हो गया। भारत को दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये समझना है। अब मान लीजिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे, तो अब अमेरिका भी ये कह रहा है, जेडी वैंस भी ये कह रहा है कि अब एक्शन लो, मगर इतना एक्शन मत लो कि ये एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट तक चले जाए। क्योंकि एक बार ऑफिशियली दोनों जंग में निकल पड़ते हैं, हम दोनों ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर करते हैं, तुरंत हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे और दोनों को रोकने के भरपूर कोशिश होगा। क्योंकि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक कोई भी 2 न्यूक्लियर पावर देश कभी भी जंग में नहीं गए। ये पहली बार होगा, जब होगा ऑफिशियल वॉर डिक्लेरेशन। हाँ, कारगिल तो वॉर नहीं कह सकते, वो इंट्रूजन है, इंट्रूजन को हमने धकेल दिया उसको। फिर बालाकोट, ये जो स्ट्राइक्स हैं, वो तो जंग नहीं है। तो वॉर डिक्लेरेशन करने नहीं देंगे। तो ये सिचुएशन बन रही है। तो भारत के पास भी ऑप्शंस जो है वो कम है। वी कैन नॉट टेक लार्ज मेजर्स, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हम करना है, मिलिट्री एक्शंस करना हो तो हमारे ऊपर भी बहुत से दबाव होंगे। और पाकिस्तान, देखिए, पागल के हाथ में आप पत्थर देंगे, वो कुछ भी कर सकता है। उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो कब इस्तेमाल करेंगे वो अलग बात है। इस्तेमाल करने का दम उनके पास भी नहीं है, क्योंकि इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक भी भारत के खिलाफ करता है। तो हमें कोई, दुनिया में कोई शक्ति हमें नहीं रोक सकती है। पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। मगर फिर भी वो एक अटैक भी रोकने का कोशिश करता है, पूरा दुनिया हमारे ऊपर प्रेशर डालने का कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारी पॉलिसी ये होने जा रहा है, नो वॉर नो पीस। हम ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, मगर इनको शांति से रहने नहीं देंगे। ये चाइना के लिए अच्छा है, क्योंकि जब यहाँ माहौल खराब हो जाएगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा। तो वो चाइना चाहती है। मगर चाइना का प्रॉब्लम यह है कि उनके पास पॉपुलेशन ही नहीं है। जो पॉपुलेशन वो बता रहा है वो सब फर्जी नंबर्स हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनके पॉपुलेशन 100 करोड़ भी बहुत मुश्किल से है। वो तो 140 करोड़ दिखा रहा है, बट 100 करोड़ भी उनके पास नहीं है, ऐसे अनुमान बहुत से लोग लगा रहे हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत से स्टैटिस्टिक्स हैं इनके, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मतलब ऐसे 10-15 पैरामीटर्स पे चलते हुए उनका असेसमेंट है कि, और इनके क्या कहते हैं, सेल फोन यूसेज, फिर इनके बर्थ रेट, डेथ रेट, जो भी है, ये सब चीज को वो लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो 100 करोड़ भी बहुत मुश्किल से है इनके पास। तो धीरे धीरे से उनका प्रॉब्लम है, वो अंदरूनी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम जो है भारत के फेवर में जा रहा था। इसीलिए भारत को रोकेंगे तभी चाइना का
कुछ होगा वो आगे जा सकता है। तो भारत का मार्केट चाहिए चाइना को, मगर चाइना को रिप्लेस करे ये कदापि चाइना को मंजूर नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को फंडिंग दे रहा है, टेक्निकल नोहो दे रहा है। अब पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर मिसाइल हमारे ऊपर अटैक भी करना हो तो उनका क्या कहते हैं नेविगेशन कहां से लेंगे वो? उनके पास तो एक सैटेलाइट भी नहीं है। दो तीन जो रॉकेट वो फायर किया वो अरेबियन समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है। तो वो हम कौन से सैटेलाइट लेके हमें वो अटैक कर सकता है? चाइनीज का सैटेलाइट ही इस्तेमाल करेंगे ना वो। चाइनीज ही उनको एलोन इंटेलिजेंस दे मस्क रहा भी है तो ना। हेल्प कर सकता है सर, जैसे उसने एलोन ड्रग्स मस्क, भारत में भेजने के लिए। हाँ बिल्कुल कर सकता है, मगर एलोन मस्क अब तो फिलहाल ट्रंप के पास है। तो ट्रंप और भारत, इनफैक्ट ट्रंप उनके फर्स्ट टर्म में आखिरी दिनों में, मतलब कोई 2-3 हफ्ता रह गया था उनको जो बाइडेन को सत्ता सौंपना था। वो 2-3 हफ्ते के पहले उसे मतलब सत्ता ट्रांसफर होने से 3 हफ्ते पहले यूएस से अंडर डोनाल्ड ट्रंप हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग अग्रीमेंट हमने साइन किया था। इसके चलते हुए वी गेट 1 फुट डिटेल का कंटिन्यूस फीड हमारी सर्वरों का अमेरिका से मिलता है। तो वी हैव रियल टाइम फीड फ्रॉम अमेरिकन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, फिर कम्युनिकेशन वहां क्या हो रहा है वो सब हमें मिलता है। इसीलिए इसी के चलते हुए जब चाइनीज पीएलए ने यांग से अरुणाचल में यांग से में घुसने की कोशिश किया था, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। इनफैक्ट हमारी कुछ मतलब विषय एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि 3-4 पीएलए की सोल्जर्स मर भी गया होंगे क्योंकि इतनी बुरी तरह हमने उसको मारा है। व्हाइट फ्लैग लेके वो खुद आया था। हम 10 पीएलए सोल्जर्स को हम अरेस्ट भी किए थे, हमारे कब्जे में लिए थे। फिर फ्लैग मीटिंग हुआ, उसको छोड़ दिया। मगर ये चीज हम कहीं भी ना भारत ने बोला ना चाइना ने बोला, बस इतना बोला है कि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था, अभी सुलझा दिया। मतलब ये जो रिस्पॉन्स भारत का था, चाइना तंग रह गई, क्योंकि भारत से उम्मीद नहीं थी उनको कि हमारी इंटेलिजेंस इतना पकड़ हो, इतना पक्का होगा। वो अमेरिकन इंटेलिजेंस थी, अमेरिका ने हमें सैटेलाइट इमेज दिया था। तो इसीलिए चाइना वही इंटेलिजेंस, उनके पास जितना सैटेलाइट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान को दे रहा है। तो पाकिस्तान का खुद का कुछ है ही नहीं है। तो भारत वो रिजर्व करता है कि कल के दिन कोई चाइनीज सैटेलाइट के नेविगेशन के को इस्तेमाल करके पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करती है तो हम उस चाइनीज सैटेलाइट्स और जो भी हमारे लिए थ्रेट समझते हैं उसको उड़ाने का हमारे पास ऑप्शन है। क्योंकि 2019 इलेक्शंस अनाउंस होने के एक हफ्ता पहले हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट भी किया था। ये बस 4 देशों के पास है ये क्षमता, यूएसए, रशिया, चाइना और भारत, चारों के पास ही है। इसलिए चाइना को भी हम चेतावनी देंगे कि आप इसमें दखल मत करो। बोलना है बाहर यूएन में, बाहर कैमरा के सामने, माइक के सामने, आप भारत के खिलाफ जो बोलना है बोलो, मगर पीछे से आप पाकिस्तान को हेल्प किया न्यूक्लियर अटैक में तो हम आपको भी टारगेट करेंगे। ये हम चाइना को भी बैकग्राउंड चैनल से हम उनको बताएंगे। तो ये सिचुएशन है। तो इसीलिए ये अब मेरे ख्याल से कोई मेजर युद्ध तो नहीं होगा दोनों के देश में, मिलिट्री वॉर नहीं होगा, मगर तो सर ऑप्शंस क्या है अगर मिलिट्री वॉर नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर वो यूज नहीं कर पा रहे जिसकी वो धमकी दे रहे हैं, जनरल उनके जो है गड्ढे में है, मतलब बंकर्स में पड़े हुए हैं, बाकी अपनी फैमिलीज भगा दी हैं, तो अब पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान को डील कैसे करेंगे? मतलब इस समय तो ये लग रहा है कि उनके पास कोई सदर है ही नहीं, पीएम शाहबाज शरीफ वो जगह जगह भीख मांगते नजर आ रहे हैं, आसिम मुनीर गायब है, बाजवा के लिए कहते हैं भाग गया है। तो पाकिस्तान तो राम भरोसे है, तो मोदी जी किस तरीके से पहलगांव का बदला लेंगे? नहीं नहीं, ये सब बकवास है, वो सब है। वैसे तो शाहबाज शरीफ कोई नहीं है, वो तो कठपुतली है, उनका तो कोई पावर ही नहीं है। डिसीजन तो पूरा असीम मुनीर ही ले रहा है। असीम मुनीर है, उनका ये डर था कि वो कहीं भी हो, शायद हमारी ब्रह्मोस बंकर गलती में, से। हाँ जी। कहते हैं बंकर्स में छुपा हुआ है। हाँ कहीं भी हो, हमारी ब्रह्मोस से डर के हमारे कहीं छुपा है, क्योंकि गलती से हमारी ब्रह्मोस मिसफायर होके उसके ऊपर सर पे गिर गया। तो ये डर है उनके पास, ऑलरेडी एक बार मिसफायर हो गया था हमारी, 125 किलोमीटर अंदर घुस गया था।
अभी 125 किलोमीटर में हम अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, उनका है कितना पाकिस्तान का। तो इसीलिए वो डर के मारे छुपा है, वही है, पाकिस्तान में ही है, कहीं भागा नहीं है। वो तो सुपर पीएम बहुत पहले से ही वो सुपर पीएम था, अभी भी है। पीएम का कोई हैसियत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बस दिखावे के लिए कोई किसी सामने रख दिया, बस उतना ही है। तो वो तो रहेगा। एंड असीम मुनीर अब हर चीज जो है वही डिसाइड कर रहा है। पहलगाम का अटैक वही डिसाइड किया, फिर बाकी जितने भी पाकिस्तान के रेस्पॉन्स हैं वही डिसाइड किया। एयर स्पेस बंद करना हम जो पाकिस्तान ने डिसाइड किया वो भी असीम मुनीर का ही डिसीजन था। तो ये सब चीज जो है वहां पूरा देश को चलाने वाला वही है। इनफैक्ट इनको मालिक को जो आईएसआई चीफ है उनको एनएसए भी बना दिया। मतलब बचा क्या है उधर, एक प्राइम मिनिस्टर की गद्दी में बैठने से छोड़ के बाकी सब उनके कब्जे में ही है। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपने कब्जे में ले लिया, पूरे इनके ही लोग बैठे हैं उधर। जो इमरान के समर्थक थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करके कहीं और पार्क कर दिया, उसको कोई बचा ही नहीं। तो दिस इज कम्प्लीटली असीम मुनीर का शासन चल रहा है अभी, तो सर, कोई भारत के कंफ्यूजन नहीं पास है। ऑप्शन क्या है? हाउ टू टीच देखिए पाकिस्तान अ लेसन विदाउट एंटरिंग अ वॉर? देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि पहले हम जो भी करते थे, जैसे आप देखिए बालाकोट में हमने जो स्ट्राइक किया, हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट भी दिया था कि नॉन मिलिट्री टारगेट, मतलब हम पाक सेना को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने एक टेररिस्ट तंजीमों को हमने नुकसान पहुंचाया। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में भी वही हुआ। उसके बाद जो अननोन गनमैन, अज्ञात बंदूकदार जो भी किया है पाकिस्तान में, वो सब भारत के खिलाफ जितने भी शक्तियां थे उनको ही टारगेट किया, ना आईएसआई को ना पाक सेना को टारगेट नहीं किया हमने, इन दोनों को टच नहीं किया। अब उनको टच करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक हफीज सईद को निकालेंगे, 10 और पावर पैदा करेंगे वो। आप 1000 जिहादियों को खत्म करेंगे इतना मुश्किल से, वो 1 लाख और खड़ा कर सकता है। वो तो एक जिहादी फैक्ट्री है ना। इसीलिए जड़ में जाना पड़ेगा। उसके जड़ में क्या है? पाकिस्तानी सोच। जब तक वो पाकिस्तानी सोच को आप टारगेट नहीं करेंगे तब तक यही रहेगा। बांग्लादेश में हमारी गलती वो थी, बांग्लादेश में हमने बांग्लादेश को अलग तो किया था, मगर पाकिस्तान की सोच जो है उसको खत्म नहीं कर पाए। जो हमने चाहा जो ही कमर नहीं, जावेद हमने उनको बाजवा जी, इंडिपेंडेंट करके खुला छोड़ दिया। हाँ वो भी एक चीज है। एक्चुअली पहला हमने उसके फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री हमारे पास ही रखे थे पहले 1971 से। बहुत से दिन तक उनके पास सेना भी नहीं था और उनके पास फॉरेन अफेयर्स भी हम डील करते थे। उसे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए था हमें, मगर बदकिस्मती से हम उनको दे दिया। जैसे भूटान के साथ हमारी है रिश्ता जो है, भूटान का कोई आर्मी नहीं रहेगा और उनके सरहद पूरा हम सिक्योर करेंगे और उनका फॉरेन पॉलिसी भारत के थ्रू ही जाएगा। चाइना का एम्बेसी नहीं रहेगा, भूटान का एम्बेसी बीजिंग में नहीं रहेगा, जो भी है दिल्ली में उनको डील करना पड़ेगा। और उनके करेंसी और भारत के रूपी करेंसी बोथ आर लॉक्ड। वन भूटानीज करेंसी इज इक्वल टू वन भारतीय रुपए। जो भी है सेम सिचुएशन बांग्लादेश के साथ भी रखना चाहिए था। वो बांग्लादेश की गलतियां बहुत है हमारी यहाँ, और छोड़ेंगे, मगर बांग्लादेश खोने के बाद भी इनकी जो सोच है वो गया नहीं। इसीलिए फिर ये पहलगाम अटैक के 5 दिन पहले असीम मुनीर का बयान क्या था कि 2 नेशन थी, 2 स्टेट थ्योरी, 2 कौमी नजरिया, हिंदू और मुसलमान एक नहीं है। वो सोच को हमें टारगेट करना है। अब मुस्लिम पूरा एक है, तो बलूची आपसे क्यों अलग होना चाह रहे हैं? और आप जो इस्लाम के ठेकेदार बन बैठे हो, आपसे और बड़ा इस्लामिक ठेकेदार तालिबान है ना। आपसे बहुत भाई कई गुना ज्यादा मुस्लिम और इस्लामिक वो है, और वो आपको चुनौती दे रहा है कि पूरा देश को शरिया कंप्लाइंट बनाओ। वही तो टीटीपी का डिमांड है ना। टीटीपी अलग नहीं चाह रही है, अलग देश नहीं चाह रही है, पाकिस्तान को शरिया कंप्लाइंट बनाना चाह रही है। तो आपका इस्लाम क्या है? रात 9 बजे के बाद आप स्पेशलाइज शैंपेन पीते हो, इंपोर्टेड दारू पीते हो, और आपके आलीशान बंगले हैं, आपके जो लाइफस्टाइल है एनीथिंग बट इस्लामिक। वो लोग आपको थियोलॉजिकली चैलेंज कर रहे हैं ना। ये हमें एक्सप्लॉइट करना है ना, ये इस्लाम के ठेकेदार है। क्योंकि
इनके अंडर उनके प्रोविंसेस में कोई भी मुसलमान महफूज नहीं है। आपने बहुत से लोगों को नाम मुस्लिम्स करार के उनको उनके पास मतलब उनके मस्जिदें तोड़ते हो, बहुत कुछ करते हो आप। फिर अहमदिया शिंजियांग में वगैरह तो के साथ ये करते हैं। जी अहमदिया वगैरह के साथ यही तो है, अरे नॉन मुस्लिम करार दे करके। अहमदिया तो बिग है, सबसे बड़ा है वो, मगर बाकी भी बहुत से तंजीमें हैं जो ये मजार वजार इसमें जाते हैं, और जो बुत परस्ती उनके लैंग्वेज में जो बुत परस्ती है उनको भी गैर मुसलमान करार दिया आपने, बहुत कुछ हुआ है। और शिंजियांग में को जो भी होता है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर यहाँ भारत में कहीं भी दूर दराज की कोई गांव में कुछ घटना होती है, कोई मुसलमान मरता है, आपके हेडलाइंस में होता है और भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। मतलब आपके इस्लाम की ठेकेदारी पंजाबी मुसलमान और भारत के मुसलमानों के दोनों के दरमियान ही है। इसको छोड़ के आप कोई इस्लाम का ठेकेदार तो नहीं हो। जब सऊदी अरेबिया ने आपके मिसाइल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, आपने क्या किया? आपने उनको कहा था कि ये इस्लामिक बॉम्ब होगा, मगर आज आप उनको देने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि ईरान आपके बगल में बैठा है। आप कुछ देंगे तो ईरान आपके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता है। तो वो देश जो है वो देश नहीं है, वो एक सोच है। दैट्स एब्सोल्यूट हिपोक्रेटिक सोच है। तो इसीलिए वो एक फॉल्सहुड पूरे मतलब एक झूठ से वो देश बनी है और उसी से चला रहा है। इसीलिए हम उस झूठ के ऊपर वार करना है, उस थियोलॉजी के ऊपर वार करना है। हाँ, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं। ऑलरेडी हमने शुरू किया। आज हमने उनके इंपोर्ट्स 100% बैन कर दिया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एक्सपोर्ट्स भी बैन करना है हमें, क्योंकि उनके बिच्छू और सांप या कुत्तों का जो वैक्सीन है उनके पास नहीं है। जब भारत से नहीं आएगा तो उनका हालत तो खत्म हो जाएगा। ऑल्टरनेट्स ढूंढना शुरू किया, वो चाइना के पास जाएगा। चाइना के पास तो इतना तगड़ा फार्मास्यूटिकल एपीआईज है उनके पास, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना के पास है, मगर जो एंड प्रोडक्ट है चाइना के पास इतना तगड़ा नहीं है। तो क्या कहां से खरीदोगे आप? यूरोप से खरीदोगे? भारत की तुलना में 10 गुना ज्यादा महंगा होगा वो, कहां से लेंगे आप? तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी एक्सपोर्ट बैन करेंगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ से डायरेक्ट कराची पोर्ट जाता है, जो भी शिप जाता है कराची पोर्ट में हम सामान उतारते हैं, और बिलिंग क्या होगा? भारत से दुबई होगा और दुबई से कराची होगा। ये बिलिंग हो रहा है ना, वो भी बंद बंद कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट स्टेप यूएई को कहेंगे आपको जितना चाहिए उतना ले लो। आपका 100 बंदे हैं आपके देश में और 100 बंदों का वैक्सीन हम आपके लिए देंगे, बाकी आप ज्यादा ऑर्डर करेंगे, आपको 1000% ज्यादा हम टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान को रीसेल नहीं कर सकते। ये हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। तीसरा, हम क्या करेंगे, जो भी हथियार पाकिस्तान को बेच रहा है वो सब कंपनीज को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो यूरोप में है, कहीं भी हो। चाइना को तो हम रोक नहीं सकते हैं, चाइना को छोड़िए। चाइना और टर्की को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। टर्की को भी हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, बट यूरोप में जितने भी है, इटली हो, बेल्जियम हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, बहुत से लोग इनको इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर हम पाबंदी लगाएंगे। आपको चुनना पड़ेगा, आप 100 रुपया पाकिस्तान को बेचना चाह रहे हो या 10,000 भारत को बेचना चाह रहे हो। ये 100 के चलते हुए 10,000 का बिजनेस आप खोएंगे। तो वी शुड पुट दैट कंडीशन। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, अपना उपभोक्ता अपनी कंजम्पशन को वेपनाइज कर रहा है, वो हम करना है, हम भी वही करना है। और नेक्स्ट, इनके यहाँ पेट्रोल सप्लाई करने के लिए जितने भी टैंकर्स आते हैं ना, उसके ऊपर पाबंदी लगाओ। मतलब जो पाकिस्तान में जाके तेल डिलीवर करके आते हैं वो भारत के सीमा में नहीं आ सकते। क्या होगा? वो पाकिस्तान कितना कंज्यूम करेगा? हमारी कैपेसिटी से तुलना में सोचेंगे तो 1/10 या 1/15 होगा। तो एक शिप आ जाएगा तो 15 शिप इधर आएंगे, उस पूरे कंटेनर्स को हम बैन कर देंगे, उसका हालत क्या होगा? इससे अच्छा है कि छोड़ो यार, पाकिस्तान को छोड़ो, भारत में ही हम धंधा करेंगे। क्योंकि भारत की वी आर थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अमेरिका चाइना के बाद हम तीसरे नंबर पे हैं। पाकिस्तान कहाँ है? वो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, फिर भारत में आएंगे। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में हैंडल कर रहे हैं
उनको चेतावनी देंगे, आप डिसाइड करो पाकिस्तान में आपको धंधा करना है, भारत में करना है। तो आप पाकिस्तान में करना है तो फिर जाओ, भारत में आप बैंड रहेंगे। भारत में करना हो तो पाकिस्तान में नहीं कर सकते हो। वी विल पुट ऑल दिस कंडीशंस। और अब तो खैर ओनली पाकिस्तानी एयरलाइंस को हमने हमारी एयर स्पेस बंद किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट भारत के एयर स्पेस यूज नहीं कर सकता है पाकिस्तान जाने के लिए। अभी सिंगापुर से, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इवन बांग्लादेश, कहीं से भी वो पाकिस्तान जाना हो उनको 4, 5, 6 घंटा और ज्यादा लगेगा उसको, क्योंकि पूरा घूम के श्रीलंका से जाना पड़ेगा उसको। चाइना का एक्सप्रेस तो कोई जाता नहीं है, क्योंकि वहां टकला मकान और गोबी डेजर्ट है। अब देखिए, जब फ्लाइट का पाथ आपको ऑनलाइन मिलता है, जो जहां नॉर्मली फ्लाइट ट्रैफिक होता है, अब देखिए उस इलाका में जहां आपकी शिनजियांग और तिब्बत है, जो टकला मकान और गोबी डेजर्ट है, वहां कोई फ्लाइट जाती नहीं है। नो फ्लाइट फ्लाइज ओवर देयर। तो आप जाएंगे तो कहां से जाएंगे आप? भारत के एयर स्पेस तो यूज नहीं कर सकते हो आप। तो जाना हो तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा आपको। आपको इतना तकलीफ पहुंचाएंगे। अब इंडोनेशियन एयरलाइंस और बाकी मलेशियन एयरलाइंस वो क्या करेंगे? पाकिस्तान क्यों जाएंगे? वो अपने आप काटते जाएंगे ना, दे विल स्टार्ट कटिंग ऑफ देयर रूट फ्रॉम पाकिस्तान। फ्लाइट्स कम करेंगे या टिकट बहुत महंगे हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि $500 है, वो $5000 हो जाएगा। ये है, ये तकलीफ हम उनको पहुंचा सकते हैं। तो वी कैन डू लॉट। और एक्टिवली हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के 3-4 एक्सपोर्ट्स हैं। एक टेक्सटाइल है, दूसरा सीमेंट है, तीसरा इनके ड्राई फ्रूट्स है, चौथा इनके चमड़े का बिजनेस है। ये 3-4 आइटम्स हैं, उनके ऊपर हम एक्टिव एक्शन लेंगे। ये जो यहाँ से टेक्सटाइल जाता है अमेरिका में, ब्रांडेड गुच्ची, अरमानी, जो जिन जिनको ये बेचता है ना, उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे। आप पाकिस्तान से प्रोक्योर करेंगे तो भारत में आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको खरीदना हो तो यहाँ तिरुपुर, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, बठिंडा, लुधियाना, यहाँ से खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आप पाकिस्तान से आप प्रोडक्ट्स खरीद के भारत में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। प्लस आप उसको आप वहां धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो भारत में आपका ब्रांड हम बंद करेंगे। आप डिसाइड करो क्या करना है। तो उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऐसे बर्बाद कर सकते हैं। दूसरा, उनके जो सीमेंट इंडस्ट्री है, मान लीजिए कि पर मेट्रिक टन कोई $100 वो बेच रहा है गल्फ में, हम $50 में बेचेंगे, बाकी 50-60 हम सब्सिडी देंगे, भारत सरकार सब्सिडी देगी हमारी सीमेंट कंपनीज को। तो उसका पूरा एक्सपोर्ट हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। सेम थिंग विद उनके ड्राई फ्रूट्स और उनके टेक्सटाइल्स, तो सॉरी लेदर इंडस्ट्री। हमारे पास तो बहुत लेदर इंडस्ट्री है, हम इंटरनल कंजम्पशन में बिजी है। नहीं तो हमारी लखनऊ, कानपुर, चेन्नई, बहुत से एरियाज में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, तो उनको उधर भी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब वी कैन स्क्वीज देयर एंटायर एक्सपोर्ट बिजनेस टू सच एन एक्सटेंट, उनका फॉरेक्स आना बंद हो जाएगा। तो मैं कुछ उदाहरण दिया आपको, इससे भी ज्यादा काइनेटिक भी हो सकते हैं। वी कैन स्टार्ट ब्लॉकिंग देम इन मेनी मेनी फोरम्स, है ना? तो हमारे पास वो क्षमता है, इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक कर सकते हैं। जो जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में, जितने भी ये फंड मैनेजर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, दे विल बी बैंड इन भारत। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको नुकसान देना हो तो विल डू दैट। तो मतलब ऑल आउट वॉर होगा, हम युद्ध डिक्लेयर नहीं करेंगे, नो वॉर नो पीस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, हर एंगल से इनको हम खसेंगे। पानी देखिए अब क्या हो गया ऑलरेडी, इंडस वाटर ट्रीटी तो हमने अबेक्स में रख दिया। जब इनको पानी चाहिए तब नहीं देंगे, जब इनको पानी नहीं चाहिए तब रिलीज करेंगे। जहां चाहिए वहां बंद करेंगे, जहां नहीं चाहिए वहां छोड़ेंगे। ऑलरेडी हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, चेनाब को बंद कर दिया, झेलम में पानी छोड़ दिया, है ना? ये सब करेंगे। वो क्या किया है, भारत की इन्वेशन के चलते हुए वो लोग ट्रेंचेस बना के रख दिया उधर हमारी सरहद के उस पार, 2-3 ट्रेंचेस बना के रख दिया ताकि हमारे टैंक्स उसके ऊपर ना गुजर पाए। अब क्या हो गया, जब सडनली बाढ़ जैसा आ गया, वो पूरे ट्रेंचेस में पानी से भर गया। तो भुगतो भाई, वी नो हाउ टू हैंडल दैट। अब हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक सीनियर अधिकारी काबुल गया था एक हफ्ता पहले। मतलब ये पहलगाम की घटना होने के बाद गया था, वो काबुल गया था। काबुल में क्या आपको हैंड आउट मिला?
कि ट्रेड बढ़ाने के लिए, चाबहार यूज करने के लिए हम डिस्कस किया, ह्यूमैनिटेरियन एड क्या करना है। और तालिबान ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप आपके प्रोजेक्ट चलाते रहो, जो आपके सड़क प्रोजेक्ट थे या जो भी थे, प्लीज यू कैरी ऑन, और हमें रिकॉग्नाइज करो। यही हैंड आउट निकला ना उधर में से। मगर एक्चुअली हम उनको ये कह रहे थे कि आपकी तरफ से आप काबुल और कुर्रम के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट थे वो वहां से पाकिस्तान को पानी बंद करो। तो उस साइड से भी पानी बंद हो गया उसके, ना भारत की साइड से पानी जाएगा, ना अफगानिस्तान साइड से पानी जाएगा। मतलब हर एंगल से इसको फंसेंगे। वी आर गोइंग टू हैव देम बिग टाइम। हाँ, भारत पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनका तो समर्थन तो भारत से मिलेगा ही मिलेगा। अभी बलूचियों को अब तक हमने कुछ नहीं किया है। मोदी जी तो लाल किले से वो बोले थे उनके बारे में, 4-5 साल पहले बोले थे, मगर हमने उसको एक्चुअली एक्टिवली कुछ सपोर्ट नहीं किया है। डॉक्टर नाइला कादरी बलोच और ब्रह्मदा बुक्ति, इन सबके बयान है, भारत से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारी जंग हम खुद लड़ रहे हैं, अब हम सपोर्ट करेंगे उसको। अब असीम मुनीर का बयान था ना, बयान आ चुका है, हेमंत का बयान आ चुका है, मगर असीम मुनीर का बयान था वही एनआरआई मीटिंग में, जहां ये 2 नेशन थियरी का बात किया था। आप 13 लाख फौज भारत का हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आप 1500 लोग आप हमें क्या कर पाएंगे, आपको ऐसे ही कुचल देंगे, ये स्टेटमेंट था ना। ये 1500 अभी 15,000 हो जाएगा, देखते हैं क्या करेंगे। 1500 से आप निपट नहीं पा रहे, हर दिन आपका 4-5 लोग उरों के पास पहुंच रहे हैं, तो अभी 15,000 हो जाएगा, आप क्या करेंगे, है ना। तो भारत उनको बस सैटेलाइट इमेजरी देना है, देखिए भाई आपके इनके रेंजर्स या इनके सेना इधर जा रही है, आप देख लो, तो उसको इन्फॉर्मेशन भी तो है ना, बाकी वो कर रहेंगे ना। फिर तालिबान से भी हम कुछ करेंगे, इनके डूरन लाइन हॉट रहेगा, तो आप क्या करोगे। और वो तो डूरन लाइन मानते ही POJ नहीं, और हाँ जी, अफगानिस्तानी डूरन लाइन मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं अनफिनिश्ड चैप्टर है, हमको तो वो हिस्सा अपना लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। और POJ के और गिलगिट बाल्टिस्तान तो हमारा ही है, तो वहां हम कुछ भी कर सकते हैं ना। वहां लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, फिर इनके जितने भी एसेट्स हैं, इनके कैंटनमेंट है, वहां हर दिन एक ना कोई बम फोड़ते जाएगा उधर, या इनके लोग इनके कॉन्वॉइस के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक्स होते रहेगा, और चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर अटैक्स होते रहेगा। बहुत कुछ कर सकते हैं, ओवर्ट ओवर्ट और ऑल आउट वॉर रहेगा, ऑल आउट वॉर रहेगा। पहला 10 दिन हमने उनको छोड़ रखा है, वो साइबर अटैक किया हमारे ऊपर, बहुत कुछ किया, हम बस देख लिया उनका क्षमता क्या है, देखा है हमने। जैसे पिछले 2 अटैक्स में मोदी जी ने किया, चाहे वो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या बालाकोट हो, दोनों समय वो क्या किया, जब हमारी यहाँ उड़ी कांड हुआ था उसके 10 दिन बाद अटैक किया, और जब पहलगाम हुआ था उसके 12वें दिन वो जाके उधर अटैक किया। मतलब हमारी हिंदुओं की पद्धति में श्राद्ध का एक पीरियड होता है ना, सेंचुरी होगा, और धर्मोदक कालो बोलते हैं तेलुगु में, फिर 11th के दिन सपिंडीकरण होता है, 12वें दिन मासिकम होता है, 13वें दिन हम शुद्धि करते हैं। तो ये चीज जो है 12-13 दिन तक हम क्या कहते हैं उसको, कुछ अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद एज सुन एज 13th डे इज ओवर देन ही विल अटैक। मतलब आज वो 12वां दिन खत्म हो रहा है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली आप अटैक करेंगे। जी सर, थैंक यू फॉर योर इंसाइट्स, एंड इसके आगे की जानकारी के लिए हम फिर आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद सर, जय हिंद जय भारत। नमस्ते नमस्ते।